कान के ऊपर लगा दूंगा तो मुझको बहुत बड़ा बेल जो बजता है ना, घंट, वैसा आवाज देगा। तो जैसे यहाँ पे साउंड जनरेट होगा तो ये ट्रैवल करते 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 आगे गया, वापिस आया, पीछे भी आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हथेली के अंदर छेद हो गया है। देखो मुझे क्लियर दिखता है। मुझे भी ट्राई करना है, तो आप ट्राई करके देखो। हाँ, नजदीक रखो ऐसे बिल्कुल सामने। हाँ, एक आंख से पाइप में देखो, एक आंख से हथेली में देखो। 1 2 3 4। इसको थोड़ा घुमाएंगे, यानी स्टार्टिंग टॉर्क देखे तो बॉटल के अंदर वर्लपूल, एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है। देखो चलो अभी मैं नहीं देखता, आप बताओ मैं क्या करूं? आप हाथ से इशारा करो, जाने दो जाने दो। अहमदाबाद के 62 साल के एक ऐसे इंसान कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के लिए समर्पित कर दी। उनका केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि किसी भी बच्चे के दिमाग में साइंस सब्जेक्ट को लेके कोई भी डर ना रहे, और इसी वजह से साइंस को इजी और इंटरेस्ट के साथ समझाने के लिए उन्होंने ऐसी चीजें बनाई है कि जिसकी वजह से बच्चों को साइंस सब्जेक्ट के सबसे हार्ड टॉपिक भी चुटकी में समझ में आ जाए। साइंस के प्रति उनका इतना लगाव, पागलपन और साइंस को खुद की यूनिक स्टाइल से समझाने की वजह से इस इंसान का नाम और इनके कारनामे की देश और दुनिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। हमारे जैसे आम इंसानों के बीच में रहने वाले ये खास इंसान है अहमदाबाद के धनंजय रावल, कि जो पिछले करीब 40 साल से अहमदाबाद में अंकुर हॉबी सेंटर चला रहे हैं। क्यों है धनंजय रावल इतने खास और क्या है उनकी कहानी, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से आज के इस वीडियो में मेरे यानी कि दर्शन के साथ। धनंजय भाई, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप साइंस को बहुत इजी वे में समझाते हो, तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको मिलने आया हूँ और मुझे साइंस को बहुत इजी वे में और बहुत करीब से सीखना है। बहुत बढ़िया। पर अंकल, साइंस के बारे में समझे और ये एक्सपेरिमेंट को देखे उसके पहले मुझे ये जानना है कि साइंस के प्रति आपका इतना लगाव क्यों है? मैं जब पढ़ता था तब बेसिकली मेरे पिताजी ITI में प्रिंसिपल थे, एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे, और उनके वर्कशॉप में कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती थी और ये देख के हमें भी इच्छा हो गई कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में वर्कशॉप तो तैयार था, तो जब टाइम मिलता था तब कुछ ना कुछ नई चीज़ हम बनाते रहते थे, और बनाते बनाते उतनी मज़ा आई क्योंकि उसमें कोई किताब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ काम करो और कुछ ना कुछ सीखे। तो बचपन से मुझे ये सारी साइंस की चीज़ों में लगाव इस तरह से बढ़ा। लेकिन जब बड़ा हुआ तब एक बहुत फेमस मैगज़ीन के एडिटर बिल्कुल हमारे पास में रहते थे, ये सारी चीज़ देखते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसके बारे में कुछ लिख के दो। तो जब हमने इसके बारे में लिख के दिया तो लोगों का रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त मिला, तब से उन्होंने कहा कि अभी हर एक इश्यू में आपका एक आर्टिकल आना चाहिए। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी साइंस एजुकेशन की कैरियर शुरुआत हुई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा कि ये इसके अंदर कुछ काम करना चाहिए। उस टाइम पे अंकल आपकी एज कितनी रही होगी? समझ लो उस टाइम पे मेरी एज 18-19 साल के आसपास रही होगी। कॉलेज मेरी जस्ट कंप्लीट होने की तैयारी में थी। और आपने स्टडी कौन से फैकल्टी से किया हुआ है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उस जमाने में 83 के ज़माने में जब हम वर्ल्ड कप जीते तब हम टीवी बनाते थे। वाह। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमने किया, और ये जब करते करते समझ लो 2005 तक तो ऐसे ही एज ए हॉबी एस्ट्रोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री करते रहे। लेकिन एक जैसे हम कहते हैं ना कि बदलाव आया, एक मोड़ आया। ये मोड़ 2005 में आया। ये अंकुर हॉबी सेंटर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अंकुर हॉबी सेंटर की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1984 1984 से हमने ये स्टार्ट किया। तब से आज तक ये हॉबी सेंटर चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मोड़ जो आया, ये मोड़ 2005 में आया, क्योंकि हम ये सब काम तो करते ही थे। मैगज़ीन में हमारा आर्टिकल भी आते थे, लोग देखते थे, बहुत अच्छे लोग देखते थे, मिलने आते थे। तो 2005 में कलाम सर अहमदाबाद आने वाले थे और उसके सामने कुछ प्रयोग करके दिखाने थे। और ये प्रयोग कौन करके दिखाए? तो अधिकारी, सरकारी अधिकारी लोग ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इनको कुछ डेमो करके दिखाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कलाम सर है, राष्ट्रपति है, फिर भी क्या है, हम सबको डेमो करके दिखाते हैं, उनको भी दिखाएंगे। तब हमने एक सिर्फ A4 साइज के पेपर से हमने पूरा एरोडायनामिक्स सर को सिखाया।
यानी हमने एक पेपर प्लेन बनाया, ये पेपर प्लेन सर ने जिस तरह से कहा इस तरह से उड़ा के दिखाया। तो ये डेमो देख के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ाते हो? तब मैंने कहा सर मैं प्रोफेसर या तो टीचर नहीं हूँ, एज ए हॉबी ये सब काम कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों की देश को ज़रूरत है। अगर आप जैसे टीचर, सब शिक्षक विज्ञान पढ़ाने लगे तो हम डेफिनेटली विज्ञान में आगे जाके कुछ कर सकते हैं। और तब उन्होंने मुझे अलग अलग जगह पे जाके मेरे डेमो अरेंज कर दिए। और कलाम साहब के अलावा भी आप बहुत सारे लोगों को मिले हुए हो और डेमो दिए है, तो इनमें किन किन लोगों के नाम शामिल है? किन का नाम मैं लूँ? जैसे अपने मुख्य प्रधान नरेंद्र जी मोदी, उनको भी हमने डेमो करके दिखाया। बहुत बार अलग अलग जगह पे हमारे डेमो उन्होंने दिखाए और उन्होंने अप्रिशिएट किया। कलाम सर को तो हम कह सकते हैं कि बहुत बार मिले, यानी हर बार मिले तब उसके साथ हमको कुछ न कुछ सीखने का भी मौका मिला। सुनीता विलियम्स भी आ चुके हैं, HC वर्मा जिसको हम फिजिक्स के 20वां पितामह कहते हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं, समर बागची, सुरेश अग्रवाल, ऐसे बड़े बड़े लोग ये मेरे सेंटर पे हम क्या काम करते हैं वो देखने के लिए आ चुके हैं। अभी काफ़ी और सवाल है मेरे, और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि उसके बारे में भी मुझे जानना है। पर सबसे पहले मैं उत्सुक हूँ कि ये सब क्या चल रहा है ये देखने के लिए। तो पहले थोड़े एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। यस, ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, देख के आपको आश्चर्य होगा कि ये सब फालतू कबाड़ खाने की चीज़ से क्या विज्ञान सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पर ही ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि आज से 20 साल पहले भारत इतना विकसित नहीं हुआ था। स्कूल में लेबोरेटरी नहीं थी, लेबोरेटरी के साधन नहीं थे। तो अपने घर में जो भी चीज़ मिलती है, ग्लास मिलता है, टूटा फूटा एंगर मिलता है, चम्मच मिलती है, पाइप मिलता है, तो ये सारी चीज़ों से साइंस के अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट हमने तैयार किए और इतने मज़ेदार थे कि लोगों को सीखने के लिए वो उत्सुक रहे। और बहुत सारे लोग ये देखने के लिए भी आते हैं। क्या बात है, हमें भी कुछ दिखा दीजिए। तो आपको भी हम शरीर विज्ञान के बारे में सिखाए, क्योंकि शरीर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते इतने बड़े होते हुए कि। सबसे पहले हम आँख की बात करें। जैसे मुझे सबसे पहले चेक करना है कि आपकी दोनों आँखें ठीक तरह से काम करती है या नहीं, पहले वो हम चेक करेंगे, बाद में आगे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास रखा है, ग्लास समझ लो, इसके ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल, आप आराम से बैठ जाइए सर, आप चिंता मत, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है। मेरे हाथ में एक कॉइन है, ठीक है। ये जो कॉइन है आपको मुझे बताना है कि मैं कॉइन कितना पीछे ले जाऊं तब ये बिल्कुल ग्लास के ऊपर आए, और ये कॉइन में जब इसको रिलीज करूं तब ग्लास में गिरे। ठीक है, मुझे आपको इंस्ट्रक्ट करना है। यस, आपको मुझे सूचना देनी है, आपके सूचना के हिसाब से मैं काम करूँगा। ठीक है, चलो अभी मैं नहीं देखता, आप बताओ मैं क्या करूँ। आप हाथ से इशारा करो, जाने दो जाने दो, थोड़ा जाने दो जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, और छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। यस, मतलब आपकी दोनों आंखें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अभी क्या करेंगे सर, आप एक आंख बंद कर दो, ऐसे एक आंख बंद कर दो। ओके। अभी वही चीज जो आपने पहले की थी, अभी वापस वो शुरू करो, मुझे आप सूचना दो। ओके, जाने दीजिए, थोड़ा और पीछे जाने दीजिए, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा पीछे, और छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ, चलो दोनों आंख खोलो आप। ओह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। तो आपको दो आंख से जब आपने देखा तब आपको डिस्टेंस के बारे में पता चला, लेकिन जैसे एक आंख से देखा तो डिस्टेंस का पता नहीं चला। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान ने दो आंख क्यों दी है, कभी कभी हम उससे भी ज्यादा सोचते हैं कि भगवान ने दो आंख लेफ्ट और राइट क्यों दी, ऊपर नीचे क्यों दिया, कान भी यहाँ और यहाँ क्यों दिया, ऊपर नीचे क्यों दिया। ऐसी बहुत सारी चीज सोचते हैं। कभी कभी बच्चे तो इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि ये कान में खाली दो होल देते तो नहीं चलता, ये सब देने की क्या जरूरत थी। तो सबके पीछे कुछ न कुछ साइंस है। देखो, दो आंख हमने कुदरत ने दी है, तो दो आंख से जब देखते हैं, सबसे पहले एक आंख की बात करते हैं। तो जब एक आंख से हम देखते हैं तो हमको, आपको क्या लगता है कि कोई भी जो दृश्य जो आप देख रहे हैं उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई, बस दो चीज की आपको पता चलता है। सही, ठीक है। आपको दृश्य के डेप्थ या तो ऊंडाई आपको दिखाई नहीं देती। दो
आंख जब खोलेंगे तब आपको डेप्थ ऑफ फील्ड पता चलेगा, यानी कितना दृश्य दूर है। कितना डीप है, वो 2 आंख। तो ऐसा क्यों? तो ये इसलिए कि अगर आप सोचते कि हम 2 आंख से अलग अलग चीज देखते हैं तो अलग अलग देखते, अरे एक चीज नहीं देखते, 2 आंख से आपको अलग अलग चीज दिखाई देती है। 2 आंख से जो विजन आपके ब्रेन में जाता है वो अलग अलग जाता है। ये आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ये सब सेंसर है। डिसीजन लेने का काम तो ब्रेन करता है, और ब्रेन एक ही है। तो एक आंख से दृश्य मेरे ब्रेन में गया, एट द सेम टाइम दूसरा दृश्य विजन जो ये भी मेरे ब्रेन में गया। ब्रेन में दोनों विजन एक साथ में गया, तब ब्रेन ने कंपेयर किया कि ये दोनों में जो विजन आ रहा है उसमें डिफरेंट क्या है, और ये डिफरेंट के कारण आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का पता चलता है। तो ये एक प्रयोग का नाम दिया। दूसरा, हाँ, दूसरी प्रयोग की भी अगर बात करें तो ये ही चीज जो डेप्थ ऑफ फील्ड की, हमारी दोनों आंख क्या काम करती है, कई बार ये लोग सच नहीं मानते। तो अगर सच नहीं मानते तो एक हाथ में इस तरह का पाइप लो, और एक हाथ अपना तो है आपकी जो हथेली है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह से जॉइंट कर दो और आंख के नजदीक ले जाओ। एक आंख से मैं इसके अंदर देखूंगा, ये एक आंख से मैं इसके अंदर देखूंगा, दूसरी आंख से मैं हाथ को देखूंगा, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं करूंगा, हाँ। दोनों आंख खुली रखूंगा, दोनों के अंदर अलग अलग विजन जाएंगे। अगर एक आंख से मैंने पाइप को देखा और दूसरी आंख से मैं हाथ को देखता हूँ, तो एक आंख से विजन हाथ का जाता है, दूसरी आंख से विजन जो है ये पाइप का जाता है, और दोनों जो सुपर इम्पोज हो जाता है तो हॉल जो है वो बिल्कुल हथेली के अंदर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हथेली के अंदर छेद हो गया है, देखो मुझे क्लियर दिखता है। मुझे भी ट्राई करना है, तो आप ट्राई करके देखो। हाँ, नजदीक रखो ऐसे बिल्कुल सामने। हाँ, एक आंख से पाइप में देखो, एक आंख से हथेली में देखो, और जब आपका एंगल सेट हो जाएगा तो आपको हथेली के अंदर छेद दिखाई देगा, क्योंकि दोनों आंख से विजन ब्रेन में अलग अलग जाता है। तो इस तरह से आप विज्ञान सीखेंगे तो मुझे लगता है आश्चर्य भी होगा और सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज से हम विज्ञान सीख सकते हैं। तो ये हमने अपने शरीर विज्ञान के बारे में बात की। लेकिन कभी कभी क्या है, विज्ञान सीखते सीखते हम कुछ ख्यालों में चले जाते हैं। टीचर कुछ अलग सोचते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ अलग बात चलती है, लेकिन हमारे मगज में कुछ अलग अलग चीज चलती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे मैं जो बोलता हूँ और ये आवाज़ मुझे सुनाई देती है, और यही आवाज़ मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ और प्ले करता हूँ तो वो आवाज़ अलग आती है। सही है। इनका जवाब हमें मिलता नहीं है। तो ये इसलिए मिलता नहीं है कि हम साउंड के बारे में, क्योंकि विज्ञान साइंस में अगर आगे जाना है तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखो। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, तो साउंड अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करता है। नॉर्मली हम हवा के माध्यम की बात करते हैं, ठीक है ना, और हवा के माध्यम से बात करते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि साउंड जो ट्रैवल करता है वो हवा के माध्यम से सबसे अच्छा ट्रैवल करता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये भी बात हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये मेरे हाथ में हैंगर है, ठीक है ना, ये मेरे हाथ में हैंगर है, और इसको मैं, तो आपको एक घंटी बजती हुई सुनाई देगी, यस, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, यही हैंगर जो है इसको मैं कान के ऊपर लगा दूंगा, इस तरह से कान के ऊपर लगा दूंगा, तो मुझको बहुत बड़ा बेल जो बजता है ना, घंट, वैसा आवाज देगा। देखो आपके कान के अंदर रखेंगे तो ये कहीं टच नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कोई बड़ा बेल बज रहा है ऐसा लग रहा है, बड़ा बेल बज रहा है, हाँ। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये यहाँ से साउंड जनरेट हुआ, तो साउंड जनरेट हुआ और थ्रू एयर आपके कान के पास गया, मेरे कान के पास गया, राइट। लेकिन जब मैंने ये चीज मेरे कान में लगाई तो साउंड जनरेट होता है, और साउंड थ्रू सॉलिड, ये जो सॉलिड पार्ट है ये डोरी, और डोरी से मेरे कान में गए। तो साउंड सबसे अच्छा प्रोपोगेट सॉलिड से करता है, अच्छा, हवा से नहीं। लेकिन हम अक्सर हवा से ही सारी बातें सुनते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि, ठीक है ना। तो ये एक बात है। दूसरी बात, कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगता है कि साउंड जो ट्रैवल करता है तो यहाँ से साउंड वेव्स जनरेट हुए और ये साउंड चलते चलते आपके कान पे पहुंचे, ऐसा नहीं। साउंड के जो वेव्स होते हैं, है ना, वेव्स यहाँ से वहाँ आते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा के छोटे छोटे कण वगैरह है वो सब तो यहीं रहते हैं। लेकिन साउंड एक एटम से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में, ऐसे करते करते आपके कान तक पहुंचता है। सही है। लेकिन ये मुझे बच्चों को सिखाना है तो मैं कैसे सीखूं?
तो ये सिखाने के लिए आप देखेंगे तो मैंने एक ये बनाया है, मुझे हेल्प करने के लिए सर यहाँ पे आ जाएंगे। सर इसको पकड़ो और दूसरा छोड़ आप भी पकड़ो। यस, जरा जोर से आपको पकड़ना है, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे तो हमने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे हम साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है ये हम समझा सकते हैं। समझ लो, इसको पहले स्टेबल होने देंगे। ये स्टेबल हो गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहां से मैं साउंड जनरेट करता हूं। यस, ठीक है। जैसे मैं यहां साउंड जनरेट करूंगा तो ये ट्रैवल करते 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 थोड़ा टाइट पकड़ के रखिए। ओके, यस। फिर से करेंगे तो जैसे यहाँ पे साउंड जनरेट होगा तो ये ट्रैवल करते 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 आगे गया, वापस आया, पीछे भी आया। तो हुआ क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो यहाँ ही रहे, लेकिन एक से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, ऐसे करते करते साउंड ट्रैवल हो रहा है। ठीक है। हवा के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम हवा से जो भी साउंड ट्रैवल होता है तो दूर दूर तक जाते नहीं है। लेकिन कोई सॉलिड चीज है, हम रेल की पटरी के ऊपर कान रखते हैं तो दूर दूर से ट्रेन आती है तो सुनाई देता है। कभी कभी हम ऐसी भी बातें सुनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये कान क्यों होते हैं? क्योंकि दीवार सॉलिड है। तो वहां पे जो बातचीत होती है तो थ्रू सॉलिड हमारे कान पे आती है। तो वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी। तो उसके पीछे भी साइंस है। यस। तो अगर मुझे लगता है कि विज्ञान इस तरह से सीखा जाए तो बहुत सरल रहेगा, बच्चे और बड़े भी बहुत आसान तरीके से विज्ञान सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर, हमने सुना है कि नासा और इसरो में काम करने के लिए बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, बहुत इंटरव्यू को आपको पार करना पड़ता है, उसके बाद आप उसके साथ काम कर सकते हो। पर आप ऑलरेडी नासा और इसरो के साथ काम कर रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है और आप किस तरीके से काम करते हो? दो रास्ते हैं ये सारी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। एक तो आप ऐसा कुछ पढ़ो कि जिसके कारण वो लोग अपने जॉब पे रखे, यानी आप पे जाके आप नौकरी करो। दूसरा एक तरीका मुझे लगता है सही है कि आपके पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्टीज़ के कारण वो इनवाइट करे कि ये काम हम यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में या तो हमारी कंपनी में, हमारे पास इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यही इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो उनके थ्रू आप हमारे लिए काम करो। तो हम हमारी जो कंपनी है, हमारी जो समझ लो फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके हम नासा और इसरो के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट में बहुत चीज़ उनकी ज़रूरत होती है और सारी चीज़ वो लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे रॉकेट के इंजन बनाना है, उसके कैमरा तैयार करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वाइब्रेशन सेंसर, उसकी बॉडी, उसके फ्यूल, तो इतनी सारी चीज़, कम्युनिकेशन का पार्ट्स, उनके सॉफ्टवेयर, रोवर के व्हील, ऐसी बहुत सारी चीज़ बनानी पड़ती है। इतना ही नहीं, इसके छोटे छोटे मॉडल जिसके थ्रू बच्चे और लोग इसके बारे में कुछ एजुकेट हुए, तो उसके बहुत सारे साइंटिफिक टॉयज़ भी उनको बनाने होते हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज़ ये सारी साइंटिफिक टॉयज़ के अंदर है। तो ये हम दोनों कंपनियों के लिए हमारे साइंटिफिक टॉयज़ डिज़ाइन करते हैं और उसके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये तो हम एक ही काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के अगर आपके पास कुछ खास स्किल है तो डायरेक्ट नासा में और इसरो के साथ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ जाके नौकरी करो। आप इसरो और नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा लिस्ट दिया है। वो लिस्ट देखो, आप अगर कर सकते हैं तो उनको आप मेल करो कि ये काम हम कर सकते हैं, तो वो काम सीधा आपको भी दे सकती है। वहाँ जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। और सर, मैंने ये भी सुना है कि आपने बहुत सारी IIT और NIT में भी बहुत सारे वर्कशॉप कंडक्ट किए हुए हैं, लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पे जब कोई लेक्चर देने जाता है तो उनको इनवाइट कैसे करते हैं, और आप सपोज वहाँ पे जाते हो तो आप कौन से टॉपिक पे लेक्चर कंडक्ट करते हो? 2-3 बातें हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूट पहले से हमको बताती है कि हमें एयर के बारे में, या तो हीट के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है। अगर ये थीम का पता चल जाता है तो हमारे लिए एक चीज़ आसान हो जाती है कि हमको बस इस पर ही फोकस करना है। तो उसके एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो हम हमारी लैब में तैयार करते हैं। ये तैयार करने के बाद ये पूरा सामान लेके अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ उनको इस चीज़ के बारे में उनको हम डेमो करके दिखाते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप आ जाओ, आप अपनी तरीके से करो। तो वो एक प्रोग्राम होता है जिसको फन विद साइंस होता है कि लोगों को ऐसा लगता है साइंस एक किताब खोल के सीखने की चीज़ है
बोर्ड पे लिख के सीखने की चीज़ें, रट्टा मारने की चीज़ें, वो बैरियर तोड़ने के लिए हमने ऐसे बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट बनाए हैं जिसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे रेजोनेंस आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, शरीर विज्ञान भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। ये सब इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो हम तैयार करके जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे हमारा ये वर्कशॉप चालू होता है तब ऑन पब्लिक डिमांड लोग डिमांड करते हैं कि सर हमें एरोडायनेमिक्स के ऊपर ज़्यादा सीखना है, तो वो हम मॉडिफाई करके उसके एक्सपेरिमेंट हम ज़्यादा सिखाते हैं। जब वहाँ पे आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर, नामी प्रोफेसर वहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो इतने सालों से IIT NIT जैसी इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उसके सामने जब आपको समझाना होता है तो कैसा फील होता है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि सामने जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि ये इंसान आके हमें क्या समझाएगा, या फिर कोई प्रोफेसर लोग हैं जो बैठे वो सोच रहे हैं कि ऐसे कोई हॉबी सेंटर के एक पर्सन को हमने बुलाया है तो ये हमें साइंस के बारे में क्या ज्ञान देगा? अक्सर ये जो आपने कहा ऐसा ही होता है, क्योंकि हम जब जाते हैं तब हमारे टेबल पे आपने ये सारी चीज़ देखी, ये सारी चीज़ होती है और हम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोगों के भाषा में बात करेंगे तो हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो हम जब जाते हैं तब एकदम सिंप्लिसिटी से हम काम शुरू करते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट देख के धीरे धीरे हम आगे जाते हैं। हमको पता लग जाता है कि उसको ज़्यादा डीप में जाना है तो जा सकते हैं, तब लेवल थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। लेकिन शुरू में तो कई बार हमने ये भी देखा कि वहाँ के प्रोफेसर्स चारों तरफ स्टूडेंट के आसपास खड़े होते हैं कि ये स्टूडेंट कुछ डिस्टर्बेंस जनरेट नहीं करे। लेकिन जैसे हमारा वर्कशॉप होता है, 15 मिनट होती है, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा आता है, तब तो धीरे धीरे प्रिंसिपल और बाकी सारे प्रोफेसर्स भी देखने आते हैं कि यहाँ इतनी तालियां क्यों बज रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है। एकदम शांति से सब लोग बैठे हुए हैं। स्टूडेंट तो ऐसे नहीं है बहुत धमाल करने वाले स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे शांत क्यों बैठे। तो उनको बाद में पता चलता अरे यार आप तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से विज्ञान सिखाते हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी तरीके से भी विज्ञान हम सिखा सकते हैं। आपने हमारी आँख खोल दी और हम चाहेंगे कि जो आप सिखाते हो, जो आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो, उसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले सके। ऐसा बहुत बार हुआ है। आपने सर बोला कि फन विथ साइंस, तो हमें भी थोड़ा कुछ फन विथ साइंस के साथ कुछ डेमो दिखा दीजिए। तो आज हम क्या करेंगे, 1-2 डेमो आपको दिखाएंगे। तो ये डेमो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, स्टूडेंट भी सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। किताबों में लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए या तो वायर का जो जिसको बोलते हैं उसका जो रिवाइंड हमने उसका वाइंडिंग करके हमने जो रखा है, और उसके आसपास आप मैग्नेट ले जाइए, दोनों में से एक को घुमाइए, या तो मैग्नेट को घुमाइए या तो वायर को घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये किताब में लिखा है। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करके, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने वायर की कॉइल बनाई है, कॉपर वायर की, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक मैग्नेट रखा है। अच्छा, तो कॉइल को हम फिक्स रखेंगे लेकिन घुमाएंगे मैग्नेट को। तो जैसे मैग्नेट घूमेगा तो देखो LED चालू होती है। तो बिल्कुल सिंपल। और ये पूरा जैसे अपने घर में जनरेटर होता है, पंखा होता है, कोई भी मोटर होता है, तो उसके अंदर यही होता है, मैग्नेट होता है और कॉइल होती है। दोनों में से किसी एक को घुमाओ और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बिल्कुल आसान तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है ये हम बच्चों को सिखाते हैं। दूसरा एक शानदार इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बहुत फेमस है और इसमें मज़ा भी है। तो आपको क्या करना है सर, इसके अंदर हवा भरनी है। अच्छा। आप मुझे इसके अंदर हवा भर के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपके अंदर आपके जो फेफड़े हैं काफ़ी मजबूत है और आप इतनी जल्दी हवा आप भर सके। लेकिन सर हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी हवा निकाल देते हैं। और मैं तो रोज़ योगा करता हूँ, है ना, मेरे फेफड़े भी काफ़ी मजबूत है ऐसा मुझे लगता है, और थोड़ा विज्ञान भी जानता हूँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो क्या होता है, मैं अभी हवा, आपने मुझे लगता है 7 या 8 बार 9 बार लो की 9 बार, और पूरा ये बलून के अंदर
और जो बैग है उसके अंदर हवा आ गई। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा साइंस और थोड़ा योगा। देखो मैं करता हूँ एक ही बार में एक ही बार मैंने हवा। तो इसके अंदर क्या है कि योगा तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल साइंस का है। इसके अंदर हमने क्या किया कि आपने जो हवा ब्लो करते थे वो मुंह बिल्कुल थैली के ऊपर ले गए थे, और आपके मुंह से जो हवा आती है वही अंदर गई। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दूर से हवा ब्लो की, तो मेरे मुंह से जो हवा आती है उसके साथ में आसपास की हवा भी जॉइंट होकर अंदर चली गई। विज्ञान की भाषा में इसको बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट का आविष्कार किया था उसी के नाम और से। उसके कारण। तो ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आसान तरीके से और फन वे से, देखो ये वेस्ट सीखने में से, वेस्ट चीज Yes, में से इसीलिए waste इसको में समझ से। पा रहे हैं। तो देखो इसमें सीखने की भी मजा आती है, कुछ जानकारी भी मिलती है और मजा भी आता है। सही बात है। तो अगर ऐसे कोई रास्ता हम ढूंढ निकालें जिसमें मजा भी आए और बच्चे सीखते भी जाए, तो मुझे लगता है हम कुछ अच्छा साइंस को इजी वे से समझा भी सकते हैं। यस सर। तो सर, ये लेक्चर के सिलसिले में और वर्कशॉप के लिए आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना होता है? वहाँ से भी कोई इन्विटेशन मिलते हैं? हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं तो उसके लिए बहुत जगह बाहर भी हम इनविटेशन मिलते हैं और जाते हैं। हमारा एक दूसरा काम है जिसका काम है ऑब्जर्वेटरी बनाना, प्लेनेटोरियम बनाना और साइंस सेंटर बनाना। तो उसके बारे में भी हम बाहर जाते हैं। अभी तक आप सर कितने कंट्री को घूम चुके हो, या फिर कितने कंट्री में आप जाके अपने वर्कशॉप दे चुके हो? जैसे श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, यूरोप में हम बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, दुबई, ऐसे अलग अलग कंट्री के अंदर हम जा चुके हैं। और जस्ट अभी 18 तारीख को वापस हम बर्लिन और वियना जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही चीज़ें लेके जाते हो और वहाँ पे भी यही तरीके से लोगों को साइंस समझाते हो? हाँ, तरीका यही है। मज़े की बात तो ये है कि वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर होता नहीं है। हम जिस भाषा में बोले वो सब इमीडिएटली ट्रांसलेट होके सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हैं। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम भारत में ही सबसे ज़्यादा है। कई बार लोग डिमांड करते हैं कि आप अंग्रेजी में बोलो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, अपनी लोकल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लोग हैं और समझते हैं। वही लैंग्वेज में अगर डिलीवर करेंगे तो लोगों के साथ कनेक्ट हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लोग भी हमारे नज़दीक आते हैं कि हाँ, ये हमारे आसपास का ही कोई आदमी है जो हमें इजी वे में साइंस समझा रहा है। तो एक जो दीवार है वो दीवार टूट जाती है और लोग जल्दी हमसे जुड़ जाते हैं। तो सर, जब आपने ये अंकुर हॉबी सेंटर स्टार्ट किया उस टाइम पे आपने बोला कि 1984 में स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे तो एकदम ये फ्रेश कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था। और जहाँ तक मुझे पता है कि अहमदाबाद में शायद दूसरा कोई ऐसा हॉबी सेंटर नहीं है। तो जब आपने 1984 में ये हॉबी सेंटर स्टार्ट किया, उस टाइम पे ये हॉबी सेंटर को चलाने में और आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में कोई दिक्कत आई थी, और फैमिली से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था? अरे मैं क्या बात बताऊँ, सबसे पहले तो मेरे लिए जो लड़की वाले देखने के लिए आते थे, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती थी। वो लोग पूछते आप काम क्या करते हो, तो हम कहते हैं हॉबी सेंटर करता है। तो बोले ठीक है हॉबी सेंटर, लेकिन काम क्या करते हैं? तो हॉबी सेंटर का नाम सुन के लोग चले जाते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे समझदार लाइफ पार्टनर मिला और उसने ये सारी बातें समझी और उन्होंने कहा अरे इस तरह से काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और उन्होंने लाइफ में बहुत सपोर्ट दिया, हेमलता मेरे मिसिस ने। ठीक है, तो ये करते करते हमारे बच्चे भी हुए, और जब बच्चे बड़े हुए तो हॉबी सेंटर समझ लो उसका एक टाइम 20 साल हो चुका था। और बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो उनके पढ़ाने के लिए कभी कभी हमारे पास फीस भी नहीं थी। हम श्रेयस में दोनों बच्चे को पढ़ाते थे और वहाँ लीना बहन को कहते थे इस महीने हमारे पास पैसे नहीं है फ़ी भरने के लिए, आप कुछ हमें कंसेशन दे दो। रिक्शा वाले जो स्कूल में छोड़ने के लिए जाते थे उनको भी बोलते थे इस महीने हमारे पास फीस नहीं, आप नेक्स्ट मंथ ले लेना। लेकिन सारे लोगों ने सपोर्ट दिया और समझ लो वो जो हमारा समय जो था क्राइसिस का, वो समय पास हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई ये सब करने के लिए, क्योंकि लोग आज भी विज्ञान के अगर बात करते हैं तो सिर्फ मार्क के बारे में सोचते हैं, स्किल के बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियर बना हुआ है लेकिन बैंक में जॉब करता है, तो इंजीनियर बनने की क्या ज़रूरत है? तो अपना जो काम है वो काम नहीं कर पाता और जो भी काम मिलता है वो करता है। रियल में अगर कोई लोग साइंस सीखे
तो आज की तारीख में भी कुछ न कुछ नई चीज़ बन सकती है। जैसे हमने हमारी पूरे 40 साल की स्पान हम देखें तो हमने ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ बनाई है जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। 2 बार हमारी कंपनी को इनोवेशन अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से। हम जो कंटेंट तैयार करते हैं तो ये कंटेंट के लिए विदेश के लोग भी हमें बुलाते हैं। जैसे प्लेनेटोरियम की जो फिल्म बनती है तो ये फिल्म में बहुत सारी साइंटिफिक एरर होती है, उसके बारे में हम बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान हम दौड़ते हैं और उन लोग हमने एज ए टेक्निकल असिस्टेंट एडवाइज़र की तरफ वो भी हम रखते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे ये सब बाहर से भी हम काम करते हैं और थोड़ा बहुत सपोर्ट जो हॉबी सेंटर को चलाने के लिए उनके थ्रू मिल जाता है और ये हमारा साइंस सेंटर हॉबी सेंटर चलता है। यहाँ पे सर मैं देख रहा हूँ कि 1-2 किताब ऐसे है कि जिस पे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ, आपने किताब लिखी हुई है। हाँ, तो आपने अपने साइंस में क्या के करियर में इतने साल में हॉबी सेंटर में किताबें भी लिखी हुई है? मैंने साइंस एजुकेशन हॉबी सेंटर की शुरुआत किताब से शुरू की, ये मैं कह सकता हूँ। गुजरात में बहुत जाना माना मैगजीन स्कोप में मेरे बहुत सारे आर्टिकल आते थे और बहुत फेमस हुए। उसके बाद मैगजीन तो बंद हो गया लेकिन मेरी लिखाई चालू ही रही। मैंने गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में बहुत सारी विज्ञान की, मैथमेटिक्स की और ख़ास करके एस्ट्रोनॉमी की किताब मैंने लिखी है। और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरी किताबें सिंहाली श्रीलंकन लैंग्वेज में और जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुई है। क्या बात है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हमने लिखी है और समय के साथ साथ हम बदलते रहते हैं। तो सर अभी तक आपने करीब कितनी किताबें लिखी होगी? मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ मिला के मैंने 100 से भी ज़्यादा किताबें मैंने लिखी है। सर कब से मेरा ध्यान इस बोतल पे है, तो इस बोतल का क्या जादू है, एक बार वो देख लेते हैं। देखो, हमारा काम बेसिकली क्या है कि बहुत कम लागत में बच्चे कुछ न कुछ साइंस सीख सके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि टीचर जब क्लासरूम में जाता है तब उनको परफॉर्म करने में क्या क्या तकलीफ होती है, ये भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि 2 बॉटल के बीच में हमने एक एडेप्टर रखा है जिसका नाम हमने टॉर्नेडो ट्यूब रखा है। अच्छा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद आप देखेंगे कि ये पानी जो है ये यहीं रह गया है, ये पानी नीचे जाता नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा घुमाएंगे, यानी स्टार्टिंग टॉर्क देखे तो बॉटल के अंदर वर्लपूल, एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है। देखो मैं फिर से करके दिखाऊं तो बॉटल के अंदर एक टॉर्नेडो। यस, ठीक है। तो अगेन मैं अगर उनको स्टार्टिंग टॉर्क नहीं दूंगा तो पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इसके द्वारा हम क्या सिखाएंगे, जैसे अभी बारिश की मौसम चल रही है तो आप देखेंगे बहुत सारे नदी में बाढ़ आती है। ठीक है, तो टॉर्नेडो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ स्टेबल वाटर है। जैसे तालाब में स्टेबल वाटर है तो तालाब में कभी आपको टॉर्नेडो दिखाई नहीं देगा। सही है। लेकिन अगर बारिश गिरी और पानी बहता बहता कोई गटर के नाले में चला गया तो वहाँ पे आपको टॉर्नेडो दिखाई देगा। नदी में जो बहता पानी है वहां पे टॉर्नेडो दिखाई देगा। तो पूरे साल तक तो बारिश गिरती नहीं है। अगर क्लासरूम में हमें बच्चों को टॉर्नेडो के बारे में सिखाना है कि टॉर्नेडो कहाँ जनरेट होता है, तो ये चीज से हम कर सकते हैं कि देखो ये स्टेबल वाटर है तो वहां पे टॉर्नेडो नहीं होगा, लेकिन उसको थोड़ा स्टार्टिंग टॉर्क देके तो यहाँ पे टॉर्नेडो क्रिएट होता है। तो होता है क्या कि पहले के ज़माने में 2 बॉटल के बीच में टीचर वॉशर और कुछ ग्लू लगा के फिक्स कर देते थे, लेकिन जब परफॉर्म करने जाते थे तब बॉटल हिल जाती थी और पानी बाहर निकल जाता था और परफॉर्मेंस मिलता नहीं था। ये हमने देखा तो हमने ये चीज़ तैयार कर दी। बॉटल तो सबके घर में मिलती है, बस खाली एडेप्टर लगाना है। तो एडेप्टर, ये 20 रुपए का एडेप्टर है, टीचर का काम बिल्कुल आसान हो गया। ऐसे हमने 25 से 30 साइंटिफिक टॉयज बनाए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टॉर्नेडो ट्यूब जैसी दूसरी चीज हमने बनाई है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्यूब के साथ यहाँ पे हमने एक छेद रखा है और एक छेद ऊपर रखा है और दोनों तरफ ट्यूब है ना, पिंक कलर की ट्यूब हमने रखी है। तो अभी उसको मैं उल्टा करूंगा तो देखना क्या होता है। तो बॉटल के अंदर आपको फाउंटेन दिखाई देगा। है ना, फाउंटेन होता है। तो अगेन बच्चों को आश्चर्य होता है कि पानी नीचे जा रहा है लेकिन ऊपर फाउंटेन कैसे हो रहा है। तो कभी हम उदयपुर में गए हैं और उदयपुर में एक सहेलियों की बाड़ी नाम की जगह है। बहुत साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी तब राजा ने फव्वारे बनाए थे।
तो फव्वारे ये साइंस के सिद्धांत के आधार पर, देखो विज्ञान जानते हैं तो हम रानी को भी खुश कर सकते हैं है ना। तो ये फाउंटेन आप देखो, पार्शियल वैक्यूम और एयर प्रेशर के कारण ये घटना होती है। तो ये मुझे क्लासरूम में सिखाना है तो सबको उदयपुर में नहीं ले जा सकता, लेकिन ऐसी छोटी सी चीज़ का यूज़ करके क्लासरूम में बच्चों को हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना एक्सपेरिमेंट थ्रू साइंस सिखाएंगे इतना बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और मुझे विश्वास है कि मेरा ये जो प्रयत्न है उससे डेफिनेटली भारत को आज नहीं तो कल नोबेल प्राइज साइंस में मिलेगा ही मिलेगा। सर करीब 40 से 50 साल हो गए कि आप साइंस के प्रति इतना काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में साइंस को लेके आपकी क्या प्लानिंग है, क्या विज़न है, और आप साइंस को किस ओर ले जाना चाहते हैं? मेरा ऐसा विचार है कि आजकल के बच्चे पहले से भी ज़्यादा क्रिएटिव है। देखो मैं कभी मोबाइल यूज़ करता हूँ और कुछ मुझे प्रॉब्लम आता है तो मैं छोटे बच्चों को पूछता हूँ, अरे ये नहीं होता, तो वो फटाफट मुझे उसका सॉल्यूशन देता है। मतलब वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनको प्रॉपरली प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते। उनको मोबाइल से बाहर लाना है तो उनका प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम इस तरह की एक स्कूल, समझ लो स्कूल बनाना चाहते हैं कि वहाँ पे आके बच्चा कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट उनको करना है तो कर सके। उनको लेथ मशीन चलाना है तो लेथ मशीन चलाए, उनको वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करे, उनको कारपेंटरी करना है तो कारपेंटरिंग करे, उसको केमिस्ट्री सीखना है तो केमिस्ट्री सीखे, उनको फिजिक्स सीखना है तो फिजिक्स, उसको एस्ट्रोनॉमी सीखना है तो एस्ट्रोनॉमी सीखे, उसको पेपर का कुछ उनको उसकी पेपर की जो एक्टिविटी करनी है वो करना है, पेपर क्राफ्ट, तो वो भी कर सके। ऐसा कोई बड़े इंस्टीट्यूट हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ बनाए, वहाँ पे बच्चे नहीं कोई भी लोग आके एक्टिविटी करते रहे, कोई भी एज का बैरियर नहीं होगा। हाँ, कोई भी जिसको साइंस में इसमें इंटरेस्ट है वो आके वहाँ काम कर सके। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। साइंस के बारे में भी आज हमने बहुत नज़दीक से सीखा, जाना, और साइंस को इतनी इजी वे में समझा जा सकता है वो हमें यहाँ पे आके पता चला। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया और आपका कीमती समय हमें दे के ये वीडियो में बनाने में हमारी मदद की। सर आपने इस सेशन में ऐसे अनसुने सवाल पूछे जिसके बारे में आज कभी मैंने जवाब नहीं दिया था, वो आज जवाब देने का मौका मिला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर कोई नए वीडियो के साथ कोई खास इंसान और उनकी कहानी के बारे में जानेंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।